ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि जिसके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनता है ना, आज वही लोग उसका मिसयूज करने लगे। जब मैं कोर्ट में जाता हूं, कोर्ट को बताता हूं कि ये जो है ये मिसयूज हुआ है, रेप का केस जो है वो मिसयूज है, कोर्ट उस बात से एग्री करती है, मेरे क्लाइंट को रिलीफ भी देती है। पर क्या वो रिलीफ देने से जो मैं सफर किया हूं उसका कंपनसेशन होता है? माय लॉर्ड, इट इज अ हाई टाइम आप जजमेंट के थ्रू एक मैसेज दीजिए सेंटर को कि सेंटर जो है इस तरह के लॉ में एक अमेंडमेंट लाए कि जो पनिशमेंट आप इस क्राइम के लिए दे रहे हो वही पनिशमेंट विक्टिम को भी होना चाहिए अगर कोर्ट ये होल्ड करता है कि भैया आपने उसको मिसयूज किया है। 164 का स्टेटमेंट है, सी लाइड टू हर टीथ ऑन ओथ। आप 340 में अपना पावर क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं? यस आप सो मोटो कंटेम्प्ट का पावर क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि शादी का बहाना करके रेप, इस तरह के जब अपराध में, जैसा कि बीएनएस का नया सेक्शन आया 69, लगातार एफआईआर हो रही हैं। लव अफेयर होता है किसी कारणवश, चाहे माता पिता के कारण या खुद लड़का लड़की के कारण, और ज्यादातर केस में तो कहा जाता है कि लड़का ही जिम्मेदार है, चाहे लड़की लाख मना कर दे लेकिन लड़के को ही जिम्मेदारी दी जाती है। और इस मामले में एफआईआर हो जाती है और 69 का सेक्शन तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान करता है। तो यानी कि आपने प्रेम किया और बाय द वे किसी कारण शादी नहीं हुई तो आपको 376 और 69 जैसी धाराएं झेलनी पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हालिया एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लड़के को बाइज्जत इसमें बरी किया और उसके खिलाफ जो एफआईआर 376 एन में जो दर्ज की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यहाँ SC/ST एक्ट भी साथ में लगा दिया गया था और लड़की का ये कहना था कि अफेयर था और बाद में लड़के ने मना कर दिया, जबकि फैक्ट ये था कि बकायदा वो शादी की तैयारी कर रहा था। लेकिन लगातार लड़की का जो ऑब्सेशन था, OCD, जिसके बारे में आगे हम रोहित सर से चर्चा करेंगे, OCD के कारण लड़का पीछे हट गया। उसको लगा कि भाई ये लड़की का दिमाग ठीक नहीं है, ये डिप्रेशन में है, ये बीमार है, इसके साथ मैं शादी नहीं कर सकता हूं तो एफआईआर झेलो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिली, हालांकि हाई कोर्ट से नहीं मिली थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहित रंजन सर जुड़ चुके हैं। आप रोहित रंजन सर को जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बड़ी प्रैक्टिस है, बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के, क्रिमिनल के बेहतर बड़े मामले करते रहे हैं। उससे पहले लीगल रिपोर्टर में हमारे साथ आए थे और कई बड़े विषय जैसे 482 को लेके हमारे साथ बातचीत की थी। उसका वीडियो हम इसी वीडियो के लिंक के ऊपर डाल देंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। रोहित सर, ये जो नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पहले तो लव अफेयर है और बाय द वे लव अफेयर अगर शादी में नहीं बदलता, और उसके बहुत कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लड़का ही हर बार पीछे हट रहा है, 20 कारण हो सकते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह भी कारण था कि लड़की OCD से पीड़ित थी और उसके कारण वो लड़का उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाया, शादी तय करने के बाद नहीं कंफर्टेबल हो, और नहीं हुआ तो 376 यानी कि रेप की धारा झेलिए। तो इस तरह के मामलों पे पहली सर आपकी संभावित टिप्पणी जो आपके अनुभव से है वो थोड़ा बताओ। देखिए विप्लव, ऐसा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं बार बार आपको इस बात को, मैंने आपको याद हो आपने एक बार जब मेरे से 498A के ऊपर भी जब एक बार बहस की थी तभी मैंने कहा था कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि जिसके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनता है ना, आज वही लोग उसका मिसयूज करने लगे। मैं किसी जेंडर को इसके लिए ब्लेम नहीं करता, ये एक हर आदमी का इंडिविजुअल सोच के ऊपर बड़ी सारी चीजें डिपेंड करती है। पर वी एज ए सोसाइटी अगर हम उसमें फेल हो रहे हैं ना, तो हमारे यहां जो कंसेप्ट है ना वेलफेयर स्टेट का, वो स्टेट एज ए स्टेट ऑल्सो हम फेल हो रहे हैं। देखिए, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम्स, करेक्ट, ठीक है, पर हमारे कोर्ट का काम है टू इंश्योर दैट द लॉ शुड बी अप्लाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल एट लार्ज, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन विक्टिम है कौन एक्यूज्ड है। तो लॉ का प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी कोर्ट के ऊपर है।
मेरा तो नाराज, मतलब आप ये कह लो कि एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मेरे को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब मैं कोर्ट में जाता हूं, कोर्ट को बताता हूं कि ये जो है ये मिसयूज हुआ है, रेप का केस जो है वो मिसयूज है। कोर्ट उस बात से एग्री करती है, मेरे क्लाइंट को रिलीफ भी देती है, पर क्या वो रिलीफ देने से जो मैं सफर किया हूं उसका कंपनसेशन होता है? Yes, you're right. क्या कोर्ट ने कभी ये सोचा कि भैया ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह की जो मिसयूज हो रहे हैं वो दोबारा नहीं हो? मैंने कोर्ट को कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि माय लॉर्ड, इट इज अ हाई टाइम आप जजमेंट के थ्रू एक मैसेज दीजिए सेंटर को कि सेंटर जो है इस तरह के लॉ में एक अमेंडमेंट लाए कि जो पनिशमेंट आप इस क्राइम के लिए दे रहे हो वही पनिशमेंट विक्टिम को भी होना चाहिए अगर कोर्ट ये होल्ड करता है कि भैया आपने उसको मिसयूज किया है। Correct. You're right. तभी डेटरेंट सेट होगा, अदरवाइज डेटरेंट सेट नहीं होगा। दूसरा, आप इस पॉस्को के केस को ले लीजिए, आपने रेप विक्टिम के लिए बड़े सारे वेलफेयर स्कीम्स बनाए, उनको कंपनसेशन देते हैं, सब कुछ कर, और बाद में पता चलता है कि भैया वो तो मिसयूज करके कंपनसेशन लेने के लिए और स्टेट से वेलफेयर लेने के लिए सारी चीजें की गई। कोर्ट जो है रिलीफ देते वक्त ये क्यों नहीं इंश्योर करता कि जो विक्टिम को जो वेलफेयर मिला है स्टेट की तरफ से, जो कंपनसेशन मिला है, सो विद इंटरेस्ट। ये जब तक आप नहीं करेंगे, सिर्फ जजमेंट देने से चीजें, जजमेंट देने से रिलीफ तो दे दिया आपने, पर वो रिलीफ से क्या हम अपने आप को एज ए सोसाइटी, क्या हम उस पर चेंजेस ला पा रहे हैं? नहीं। Correct. तो मेरा ये मानना है कि भैया कोर्ट, तभी बोला गया ना विप्लव, एक वो है कि एन एक्टिव जज इज एन आंसर टू ऑल फ्लिपेंट लिटिगेशन। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी मैं रिसेंटली मेरे एक केस में आई वाज आर्गुइंग अ बेल एंड एन एंटिसिपेटरी बेल। गैंग रेप का केस वाइफ ने अपने हस्बैंड और उसके 2 फ्रेंड्स के खिलाफ किया। 164 में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और उसने एफआईआर के एलिगेशंस को एज इट इज कोर्ट को बताया। जब हमने बेल और एंटिसिपेटरी बेल लगाई, मैंने तब उस लड़की का जो वाइफ है, मैं उसका एफिडेविट लगाया कोर्ट में अपने उसके साथ कि जी ये मैंने जो है, मैं मेंटली बड़ा डिप्रेस थी, मेरे हस्बैंड मुझे प्रॉपरली फाइनेंशियली मेरा वेलफेयर नहीं कर पा रहे थे, वो दारू पीते थे, तो मैं किसी एनजीओ के संपर्क में आई और एनजीओ ने मुझे एडवाइस किया कि तुम इस तरह का केस करो, तब जाके चीजें ठीक होंगी। करेक्ट। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने मेरे क्लाइंट को बेल दे दी, मेरे दूसरे जो उसके फ्रेंड्स थे उनको एंटिसिपेटरी बेल दे दी, और कोर्ट ने सिर्फ ये बोला कि भैया आपका जो 182 का जो पहले प्रोविजन हुआ करता था आईपीसी में, जो अब आजकल 217 हो गया, आपके भारतीय आईपीसी की जगह जो आया आपका भारतीय न्याय संहिता जी, उसमें उसने कोर्ट ने सिर्फ बोला कि भैया आप उसको विक्टिम के खिलाफ की, इसके खिलाफ कार्रवाई। मैंने कहा सर इससे क्या होगा? 164 का स्टेटमेंट है, सी लाइड टू हर टीथ ऑन ओथ। आप 340 में अपना पावर क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं? यस। आप सो मोटो कंटेम्प्ट का पावर क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं? कोर्ट ने कहा रंजन साहब, we have done it, whatever other you want, you have a remedy available। मेरा ये कहना है कि सिर्फ बेल, भाई फ्रिवलेस केस था, मेरे को बेल मिल गया मेरे, पर वो जो सफरिंग हुई, वो जो लड़की ने जिस तरह का मिसयूज किया, आप उसको कैसे सेटल करोगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के। करेक्ट। हम थोड़ा सा इससे ही इसीलिए आगे ले जाना चाहते हैं। जो सर ने बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अब इस केस में जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, साल 2021 से शुरू हुआ और 25 में जाके ये खत्म हुआ। आप सोचिए 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल उस व्यक्ति ने अपने ऊपर 376 रेप जैसा आरोप सहा, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया ये मामला नहीं बनता है।
पहली एफआईआर, सेकंड एफआईआर, 2 एफआईआर इसमें कराई गई थी। पहली एफआईआर 417 420 में और बाकी दूसरी एफआईआर 376 में कराई गई। पहली एफआईआर में केवल एक बार सेक्स था, दूसरी एफआईआर में उसको 5-6 बार बनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये गलत है, लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा जो सर उठा रहे हैं कि एक व्यक्ति को आपने छोड़ तो दिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या इस तरह का कोई मैसेज जाएगा नीचे के लेवल पे कि जब भी आप इस तरह के मुकदमे बनाएंगे तब उसका हर्ष क्या होगा? रोहित सर, एक बड़ी बात होती है जो शायद सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में भी लिख चुका है कि बार की बहुत जिम्मेदारी है, एडवोकेट्स की बहुत जिम्मेदारी है, और किसी भी रिलेशनशिप में जहां खटास आई उसको हर बात को क्रिमिनल रंग दे देना। क्या आप इसको क्या समझते हैं? विक्टिम का कितना बड़ा रोल है और उसके लॉयर का कितना बड़ा रोल है, कम से कम इस तरह की एफआईआर के मामले में? देखिए विप्लव, जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, वो आई थिंक इफ आई राइटली रिकलेक्ट ये 25 मई की जजमेंट है 2025 की, बाय जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की जजमेंट है इन द केस ऑफ बतलंकी केशव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। देखिए, इस केस के फैक्ट्स को पहले समझिए, फिर आई कम टू योर क्वेश्चन प्लीज। इस में लड़की ने क्या किया? लड़की ने 2 एफआईआर कराई और उसने ये बोला कि पहले एफआईआर में कही कि भैया चीटिंग का केस बनाया कि इसने मेरे से वो मैरिज का प्रॉमिस किया और उसके साथ उसने मेरे साथ एक बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने मना कर दिया। उसके बाद एक दूसरा एफआईआर उसने कराया जिसमें उसने एलिगेशन दिया कि ये मेरे को कंटिन्यूअसली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता रहा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, और बाद में इसने मेरे को मना कर दिया। इंटरेस्टिंग बात क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को आप देखेंगे तो ये था कि जितने भी एलिगेशंस उसने जो सेकंड एफआईआर में लगाए थे वो सारे एलिगेशंस की जो डेट थी वो प्रीडेटेड थी विद द फर्स्ट एफआईआर। यानी कि जब आपने पहला एफआईआर कराया तो आपके पास वो अगर वो इंसिडेंट्स हुए थे तो वो सारे इंसिडेंट्स आपको उसमें कहने चाहिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया कि भैया I cannot trust this victim for the reason कि there is a concealment of fact। और concealment of fact जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा one of the prime criteria है for getting justice। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंगली नोट की। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि भैया विक्टिम का कंडक्ट को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस में विक्टिम ने अपने एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ इसी तरह का एक और केस कराया था। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये जो विक्टिम है शी सीम्स टू बी एन हैबिचुअल विक्टिम, जो विक्टिम कार्ड प्ले करके लोगों के खिलाफ जो है इस तरह के झूठे मुकदमे, इस तरह के हीनस क्राइम के करके और सिस्टम को मिसयूज कर रही है। ठीक है, मेरा फिर सवाल यही है कि जब इतने क्लिंचिंग एविडेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास थी, I as an officer of the court, I would have been more than happy इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को रिलीफ देने के साथ साथ कुछ इस तरह के डायरेक्शंस दिए होते जो डेटरेंट सेट करता फॉर द विक्टिम, जो आने वाले बाकी सबके लिए अप्लाई होता कि भैया अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको ये सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। ठीक है, अब रह गई बात की जो आपका सवाल था कि भैया विक्टिम का और लॉयर का क्या रोल है। सर देखो ऐसा है, हम लोग एज अ लॉयर विद मोर देन 24 years ऑफ प्रैक्टिस, सर हमारे पास जब क्लाइंट कोई आता है ना तो वी टेक द क्लाइंट ऑन हिज और हर फेस वैल्यू। हम कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भैया ये जो बोल रही है वो सच है, वो गलत है, उसके पीछे उसका क्या बैकग्राउंड चल रहा है, वो क्यों इस तरह से। एक हमारे पास विक्टिम के रूप में कोई आया, उसने हमें बताया, हमने उसके बेस पे उसको जो है आपको एक कंप्लेंट बना के दे दी, एफआईआर हो। आजकल बड़े सारे इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में एफआईआर में लॉयर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि लोग एजुकेटेड हैं, दुनिया भर की एनजीओ काम कर रही हैं, तो ये लोग खुद ही जाते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं, जिस केस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने जज साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि सर इसमें क्लिंचिंग मटेरियल आया है कि एनजीओ ने इसको मिसगाइड किया। सर ये एनजीओ जिस काम के लिए बताया वो तो उसके विपरीत काम कर रहा है, आप कोई कुछ तो करो ताकि एनजीओ, इस तरह के एनजीओ के ऊपर सरकार कोई एक्शन ले।
पर कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब लॉयर्स का रोल नहीं है, मैंने कहा लॉयर्स का रोल है, इट इज देयर ऑल्सो द ड्यूटी टू फाइंड आउट द ट्रूथ, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम क्लाइंट को फेस वैल्यू पे लेके उसका काम करते हैं। हाँ, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट सामने आता है जहां पे 1, 2, 4 लॉयर इसी तरह के झूठे केसेस बना के और उनके नॉलेज के बावजूद कि हाँ भैया नहीं ये जो बना रहे हैं वो गलत है, बार काउंसिल कैन ऑलवेज टेक एक्शन। हु इज स्टॉपिंग मी? ठीक है, लेकिन आपने जो बात कही, दो बातें निकलती हैं। मेरे दो प्रश्न इसमें होंगे। एक तो 340 सीआरपीसी का जिस प्रोविजन की बात कही वो हम चाहेंगे हमारे दर्शक उसको आपसे बेहतर समझें। दूसरा एक मेरा अलग तरह का इसमें प्रश्न होगा, जो आपने कहा कि 498 के केसेस या इस तरह के प्रीटेक्स्ट ऑफ ए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके बना दिया जाता है 69 और अब बीएनएस हो गया है, उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सवाल यह है कि 498 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आपको कम से कम, आपने भी 10 जजमेंट देखे हैं, मैंने भी 10-15 जजमेंट देखे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर लिखा सरकार को कि इस पर रिकंसिडरेशन करे। लेकिन अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 2025 में ही IPIL को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, इसका कोई मिसयूज नहीं है। अब सवाल है कि इन परिस्थितियों में तो आम आदमी कहां जाए, जो विक्टिम है इस मामले में, जो 5 साल जिसने 376 का अपने ऊपर आरोप झेला, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ा, हजारों लाखों रुपया खर्च किया, मानसिक तनाव लिया, उसके लिए क्या रेमेडी है? ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का भारत में तो कोई इंतजाम है नहीं। आप जिसके खिलाफ लगा लो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद छूट जाइए, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। सर देखिए, दो चीजें हैं। आपने पूछा 340 के बारे में, एक्सप्लेन कीजिए जी। देखिए, 340 जो है ना वो परजरी ये होता है कि आप कोर्ट में आए, आपने कोई गलत स्टेटमेंट दिया जी, आपने कोई गलत एफिडेविट फाइल किया, करेक्ट, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट करके फाइल किया, ठीक है, आपने कोई चीज को कंसील करके कोर्ट से एक ऑर्डर लिया, करेक्ट, तो वो एक्चुअली वो परजरी आपने जिसके खिलाफ ऑर्डर लिया उसके साथ नहीं किया, ये परजरी आपने कोर्ट के साथ किया है। तो ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तभी वो प्रोविजन 340 का बनाया गया हमारे सीआरपीसी में कि भैया अगर कोर्ट के साथ कोई परजरी करता है तो कोर्ट कैन टेक सो मोटो कॉग्निजेंस और एक्शन इनिशिएट्स कर सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 340 के केसेस हमारे देश में होते तो बहुत हैं, पर वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि मतलब एक तरह से समझो कि कोर्ट जो है ना खुद ही कंप्लेनेंट बन जाती है। अब उसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है कि भैया कोर्ट आज मैं यहाँ एक कोर्ट में हूं, कल मेरा पोस्टिंग कहीं और हो गया, तो अगर मुझे उसको परस्यू करना है तो उसका कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। और नॉर्मली कोर्ट कहते हैं कि भैया देखो हमने कर दिया, आप अगर एग्रीव्ड है, यू हैव अ रेमेडी अवेलेबल, यू गो एंड डू इट। बट मेरा ये मानना है कि चूंकि प्रोविजन 340 का इसीलिए बनाया गया है ताकि कोर्ट जो है वो मैसेज भेजे लाउड एंड क्लियर टू द सोसाइटी बाय इट्स ओन जजमेंट एंड ऑर्डर कि भैया अगर आप कोर्ट के साथ आके परजरी करोगे तो हम 340 में तो आपको क्रिमिनल केस कराएंगे ही कराएंगे, हम आपको कंटेम्प्ट में भी अंदर करेंगे। और एक चीज मैं आपको इस बात पे जोड़ना चाहता हूं रोहित सर, मतलब अपने 22 साल के लीगल प्रोफेशन से जुड़े अनुभव के आधार पे मैं आपको बताऊं, 2024 में बरेली की एक कोर्ट ने 340 का इस्तेमाल किया, बहुत ही शानदार जजमेंट लिखा। लड़की ने झूठे आरोप में लड़के को रेप के ही आरोप में उसको जेल भिजवाया था, वो 5 साल 6 महीना 8 दिन जेल में रहा। 340 की उन्होंने पूरी कंप्लीट प्रोसीडिंग करी और कोर्ट ने 5 साल 8 महीना 6 दिन की सजा सुनाई। करेक्ट। के साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस दौरान जो वो काम करता था, जो अर्निंग नहीं कर पाया, उसका मुआवजा आप दीजिए। एक तो जेल भी किया और मुआवजा भी लगाया। सर बिल्कुल, मैं तभी कह रहा हूं, तभी डेटरेंट सेट होगा। यू सी, आप सिर्फ कोई झूठा केस हुआ और आपने जो उसका जो सफरर है उसको आपने एक कोर्ट से रिलीफ दे दिया, उससे इस तरह के मिसयूज कभी बंद नहीं होंगे। इस तरह के मिसयूज 2 ही चीजों से बंद हो सकते हैं, मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊं। एक ये
कि पार्लियामेंट खुद इस तरह का कोई लॉ लाए, या जो एग्जिस्टिंग लॉ है जिसमें आपने इस तरह के क्राइम का जो पनिशमेंट रखा है, सिमिलर पनिशमेंट आप लाओ इन केस इफ द कोर्ट फाइनली फाइंड्स कि यू हैव मिसयूज दोज प्रोविजंस। और दूसरा, कोर्ट को अपने जजमेंट के थ्रू इस तरह के लॉ को सेटल डाउन करना पड़ेगा। लेकिन किसकी हम तो संसद से ही उम्मीद करेगा। 2023 में तो सेक्शन 69 ले गए हैं, अब ये कब बदलेंगे? आईपीसी 1860 की आईपीसी को 2023 में बदलने में 150 साल लग गए सर। अब ये 2023 में 69 लेके आ गए हैं, 10 साल तक की सजा का प्रावधान। तो अब वो कितने दिन में बदलेगा सर? देखिए, अब ये तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मतलब हमारे यहाँ चीजों में बहुत वक्त लगता है, बट कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। करेक्ट। और मेरे हिसाब से इसकी शुरुआत अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने किसी जजमेंट के थ्रू करे ना, तो उसका एक अलग इंपैक्ट होगा गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ट्रिपल तलाक का था जी। ट्रिपल तलाक का लॉ नया जो पार्लियामेंट लाई, वो कैसे लाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया और उसके ऊपर गवर्नमेंट को बोला कि भैया ये गलत है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इट इज हाई टाइम आप उसके ऊपर जो है आप कानून लाओ। तो जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात, भाई हाईएस्ट कोर्ट है ना हमारा, और हम सबका उसमें ट्रेमेंडस फेथ है। आज हम इस सिस्टम को सरवाइव कर रहे हैं ओनली बिकॉज वी हैव ट्रेमेंडस फेथ इन आवर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर इस तरह के कोई जजमेंट आते तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ। करेक्ट सर। एक लास्ट में मुझे लगता है विप्लव, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस जजमेंट के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के लिए सर, ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को उसके खिलाफ जो एफआईआर थी और जो चार्जशीट फाइल हुई थी उस सबको क्वैश किया। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको है ना, आपका अक्सर बहुत बार आपने मेरे से सवाल पूछे हो किसी और उस टेक्स्ट में कि सर एफआईआर हो गई और चार्जशीट आ गई तो 482 का पावर कैसे इस्तेमाल होगा? इस केस में भी तो 482 का पावर हाईकोर्ट ने चलो फेवर में नहीं किया, बट चार्जशीट फाइल होने के बाद हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश किया। 482 ने हाईकोर्ट ने इतना तो कर दिया था कि सेकंड जो एफआईआर थी 376 वाली, उसमें नो कोर्सिव का ऑर्डर कर दिया था, और वो किया था जब आप 482 में अप्रोच किया आपने हाईकोर्ट में। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ चार्जशीट फाइल हो गई तो आप अपना पावर 482 में, अगर आपका केस नहीं बनता आप एक्सरसाइज नहीं करोगे जी, आप जाओ चार्ज के ऊपर बहस करो। मैं इस कंसेप्ट से इत्तेफाक नहीं रखता और इस जजमेंट में उसका बहुत बड़ा योगदान है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक का कंसेप्ट क्वैशिंग का सिर्फ ये रहा है कि भैया क्वैशिंग का बड़ा लिमिटेड पावर है हाईकोर्ट का 482 में, कि भैया अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं बनते हैं तभी आप क्वैशिंग करोगे 482 का पावर। पर इस केस में कोर्ट ने क्या कहा? इस केस में कोर्ट ने कहा कि भैया प्राइमा फेसी तो तुम्हारे एफआईआर के हिसाब से, तुम्हारे एलिगेशन के हिसाब से केस तो बनता है, पर जो सर्कमस्टांसेस जो एविडेंस आए, जैसे कि भैया उसका जो कॉल डिटेल्स निकला लड़की का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसमें कोर्ट ने पाया है कि भैया इट इज द गर्ल हु इज इनवाइटिंग हिम फॉर द फिजिकल रिलेशनशिप। करेक्ट। दूसरा जो उसका मेडिकल एविडेंस आया। तीसरा कि एक्यूज ने जो उसके फोटोग्राफ्स प्रोड्यूस किए कि जहां पे वो उसकी बात नहीं मान रहा है वहां पे वो सेल्फ इंजुरी को इन्फ्लिक्ट करके उसको थ्रेट कर रही है। चौथा, उसमें ये आया कि भैया ये अमेरिका में जाके ग्रीन कार्ड होल्डर बनना चाहती थी, इसके लिए इसको विक्टिम बनाया बिकॉज ही वाज वर्किंग इन यूएस। पांचवा कि भैया जो एक दूसरा एफआईआर जो उसने कराई थी अगेंस्ट अ प्रोफेसर सिमिलर तरह का, तो कोर्ट ने ये बोला कि भैया प्राइमा फेसी तो ठीक है, चलो हमने देख लिया इंग्रेडिएंट बनता है, बट if the material has surfaced which shows that these evidences are fabricated or the allegations are malicious or the evidences are not which is going to substantiate the allegation, तो सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट आपके एलिगेशन पे बन रहा है, उसके बेस पे आप 482 का पावर एक्सरसाइज नहीं करोगे, ये नहीं है। आपको ये सारी चीजें देख, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब आप 482 में जाते हैं तो ये कंसेप्ट से मत जाइए कि भैया सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट बन रहा है कैसे एक्सरसाइज होगा। नहीं, आप अपने मटेरियल इकट्ठा कीजिए और उसको
उसके साथ फाइल करके दिखाइए कि सर ये बेसिक यूनियन सिर्फ बनाने के लिए बनाया गया है, पर एक्चुअली मटेरियल जो है वो बेसिक यूनियन को डिनाई करता है, डिनाई करता है, कोई एविडेंस नहीं है सपोर्ट करने के लिए। और आप हमको सुनो और आप सुनो। और इस मामले में भी जैसा रोहित सर अभी कह रहे थे कि हाईकोर्ट ने पूरी नहीं राहत दी थी, बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन हाईकोर्ट ने नो कोर्सिव का ऑर्डर दिया। आप लगातार हाईकोर्ट ने नो कोर्सिव का ऑर्डर भी इसीलिए दिया था बिकॉज हाईकोर्ट को भी प्राइमा फेसी लग रहा था कि भैया इट सीम्स टू बी की एलिगेशन जो है, क्योंकि हाईकोर्ट ने देखा कि पहले एफआईआर में इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं है, तो कोर्ट ने बोला ठीक है चलो इन्वेस्टिगेशन कर लो, पर मैं नो कोर्सिव दे रहा हूं। तो मतलब ये बात है कि भैया कोर्ट के पास एम्पल पावर है एंड एवरीबडी मस्ट एक्सरसाइज देयर लीगल राइट वेयर दे फील कि भैया दे हैव बीन पुट टू अ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है रोहित सर। और ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, रोहित सर का इससे पहले का मैंने कहा कि 482 का जो वीडियो है वो आप पहले जरूर देखिएगा अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है या झूठे एफआईआर में पुलिस ने पैसा रुपया ले लो के इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट भी कर दी है आपके अगेंस्ट में, तो आप 482 की पावर का क्यों इस्तेमाल करेंगे? ये लगातार ये बातें होती रही साहब, वो तो हाईकोर्ट इस पावर का इस्तेमाल नहीं करता है, या तमाम इस तरह की बातें। लेकिन जैसा रोहित सर ने कहा, इस केस को भी देखें कि 482 में हाईकोर्ट गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बेहद बड़ी राहत मिली है, इसलिए उसको 482 को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल समय दिया, इतनी अच्छी हमारे दर्शकों के साथ बातचीत की, उनको कानूनी जो आपने नॉलेज बताया और रास्ता पाथ बताया, ये बहुत जरूरी था। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।